Good morning, students. Yesterday, through our online classes, we have completed up to the adsorption isotherms. We have seen Freundlich adsorption isotherm and what are the conditions under which it is valid. Okay. There is one drawback of Freundlich adsorption isotherm. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सैचुरेशन पॉइंट येस्टरडे. कल हम लोगों ने सैचुरेशन पॉइंट के बारे में बात किया था. तो सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, ये फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म फेल हो जाता है, ये फॉलो नहीं होता क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे आप देखो दैट इज़ एट वेरी हाई प्रेशर. जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो हम देखते हैं कि x/m की वैल्यू सैचुरेटेड हो जाती है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रही है. तो वो जो सैचुरेशन पॉइंट है उसको फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ठीक है, तो आप ये बात भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि कभी कभी ड्रॉबैक भी पूछा जाता है. ठीक है, तो आप ड्रॉबैक ऑफ लिमिट्स, लिमिटेशंस, जो भी आप डालो हेडिंग, डीमेरिट्स. ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ या लिमिटेशन कर लेते हैं, ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे इसको, लिमिटेशन कर लीजिए. लिमिटेशन ऑफ फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म आप हेडिंग डाल करके ये पोर्शन लिख डालेंगे, दिस पोर्शन. अभी आपको यहीं पे जहाँ पे हमने ख़त्म किया वहीं पे दिख रहा होगा इस पैराग्राफ में. ये दिख रहा है. The experimental isotherm always seem to approach saturation at high pressure. This cannot be explained by Freundlich isotherm, thus it fails at high pressure. ये पूरी बात आप लिमिटेशन ऑफ फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म हेडिंग डाल करके लिख लेंगे. ठीक है, कल इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है और क्यों यहाँ पे फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म इनवैलिड हो जा रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ x/m का वेरिएशन नहीं हो रहा है, देयर इज सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, अच्छा, कल तो हमने बात की सॉलिड के कॉन्सेप्ट में, है ना. सॉलिड के साथ अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो अभी अगर सॉलिड की जगह सॉलिड या गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सॉलिड पे या किसी भी लिक्विड पे गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो हमने उस रेस्पेक्ट में फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म की बात की. गैस की जब भी हम बात करते हैं तो प्रेशर की बात करते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म को एक्सप्लेन किया था. अब यही आइसोथर्म अगर हम किसी लिक्विड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, सॉल्यूशन में एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल प्रेशर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन से. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, ओनली वी रिप्लेस द प्रेशर टर्म विथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द फ्रॉन्डलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड फ्रॉन्डलिक formula for calculating adsorption isotherm. Okay, so let us see what is having here. ये आपको दिख रहा है बच्चों, दिस पोर्शन, adsorption from solution phase. Let me clear this first. Now it is clear. Adsorption from solution phase. अगर हम solution phase की बात करें तो वहाँ क्या डिफरेंस आ जाएगा. जैसे सॉलिड कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब सोल्यूट्स फ्रॉम द सोल्यूशन. किसी सोल्यूशन में अगर सोल्यूट्स मिक्सड हैं और उस सोल्यूट को एब्जॉर्ब करना है तो सॉलिड उसको भी एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड को मिलाएं वाटर में तो ये एक सोल्यूशन है. अब इसको अगर हम चारकोल के साथ शेक करेंगे तो क्या होगा, द एसिटिक एसिड विल बी एब्जॉर्ब्ड एट द चारकोल एंड द water will be filtrated
एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विल डिक्रीज इन द फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर हम लिटमस सोल्यूशन को शेक करें चारकोल के साथ तब भी क्या होगा, तब आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। ये इसको लिटमस सोल्यूशन हम लोग सब जानते हैं, रेड लिटमस ब्लू लिटमस 2 सोल्यूशन होते हैं। इसको अगर चारकोल के साथ हम लोग शेक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कलरिंग मटेरियल है, उसका डाई है, वो क्या होगा, चारकोल में एड्जॉर्ब हो जाएगा और जो फिल्ट्रेट बचेगा उसमें केवल कलरिंग मटेरियल नहीं होगा, केवल फिल्ट्रेट रह जाएगा। उस फिल्ट्रेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उस फिल्ट्रेट में जो भी बचेगा उसमें अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो वो बाद में क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर अटेन कर लेगा बिकॉज ऑफ अगर आपने उसमें मैग्नेसॉन रिएजेंट डाल दिया तो। मैग्नेसॉन रिएजेंट बच्चों एक रिएजेंट है ये, अगर इसको हम लोग मैग्नीशियम जो फिल्ट्रेट बना है उसमें अगर डाल दे तो उसमें वो ब्लू कलर अटेन कर लेगा। ठीक है, यहाँ भी जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, अगेन जो फिल्ट्रेट में एड्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इस केस में आपको सोल्यूशन फेज से जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। अभी हमने कल देखा था कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कल हमने क्या देखा था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस वाले ग्राफ में जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी देखिए यहाँ से टेम्परेचर यहाँ नीचे बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे x/m की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, x/m डिक्रीजेज। ठीक है, यानी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज और अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेम चीज़ सोल्यूशन फेज में भी होती है। क्या होती है सोल्यूशन फेज में, लेट अस सी, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगेन वही बात है। ठीक है, अच्छा सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, सरफेस फिनोमिनन है एड्जॉर्प्शन, तो सरफेस जब भी बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ेगा, चाहे वेदर इट इज़ सोल्यूशन फेज और इट इज़ सॉलिड फेज। ठीक है, और गैशियस फेज, कोई भी फेज हो, अगर सरफेस बढ़ रहा है तो एड्जॉर्प्शन हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन फेज में भी क्या होगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन। अच्छा, अभी हमने देखा था कल की प्रेशर, अब जैसे कल हमने बात की थी प्रेशर के टर्म्स में, क्योंकि हम गैस का एड्जॉर्प्शन देख रहे थे। तो जब हम गैस का एड्जॉर्प्शन देख रहे थे तो क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ने के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ग्राफ में बताइए, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, इधर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, x/m की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है, बाद में एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने के साथ अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रेशर की बात नहीं करेंगे, बल्कि किसकी बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे भी x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेट अस सी दिस। थर्ड पॉइंट अगर आप देखिए, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेट। नेचर पे तो वैसे भी डिपेंड करता ही है कि कौन सी चीज़ कितनी एड्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो उस सब्सटेंस के नेचर पे तो डिपेंड करता ही है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। ठीक है, या गैस हो। तो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन फेज़ के लिए कंडीशंस हैं, सोल्यूशन फेज़ में एड्जॉर्प्शन कैसे कैसे वेरी करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन फेज़ में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन आप इसको ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, इस हेडिंग को डालने के बाद आप ये
इन द केस ऑफ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज, ये हेडिंग डाल करके 1 2 3 4 ये पूरे पॉइंट्स लिख डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिसाइज मैकेनिज़्म तो सोल्यूशन फेज में बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है, लेकिन फ्रॉन्डलिक इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉन्डलिक इक्वेशन हमारा कल क्या था, हमने क्या पढ़ा था कल फ्रॉन्डलिक इक्वेशन, x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। यहाँ p प्रेशर था, n इज़ कांस्टेंट, k इज़ कांस्टेंट, x इज़ अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट एंड m इज़ द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यही था ना। तो अभी यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, सेम हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बट p को हमको रिप्लेस कर देना है c से, यानी कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन द केस ऑफ सॉल्यूशन फेज, ये हो जाएगा फॉर्मूला x/m इज इक्वल टू k c टू द पावर 1/n, वेयर c इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन फेज की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये बात भी लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉन्डलिक इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, विथ अ डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट। ये बात लिख करके आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। और उसके बाद जब हमने इसको लॉग लिया था तो क्या हो गया था फॉर्मूला बच्चों, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p था ना, यहाँ लॉग p की जगह क्या हो जाएगा लॉग c, और बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे, और आप चाहें तो फिर से फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म को ड्रॉ कर सकते हैं लॉग x/m और लॉग c के साथ। ये हमारा यहाँ पे y हो जाएगा और ये हो जाएगा x। वहाँ हम लॉग p और लॉग x/m के बीच में ड्रॉ कर रहे थे, तो ये हमारा 1/n स्लोप दे रहा था और लॉग k हमारा इंटरसेप्ट था। सेम आपको ग्राफ मिलेगा, आप वैसे ही बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। आप इसको ड्रॉ भी कर लेंगे, ड्रॉ करके मुझे दिखाएंगे। अगर आप एक बार और ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, फिर कभी भी एग्जाम में चाहे प्रेशर के टर्म से पूछा जाए चाहे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से पूछा जाए आप इसको कर लोगे। तो इसको भी आप लिख करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है बच्चों। ये पोर्शन हम लोग जब एड्जॉर्प्शन स्टार्ट किए थे तब भी हमने देख रखा था कि एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। जहाँ वो जो एग्जांपल्स में हमने पढ़ रखा था वही यहाँ एप्लीकेशंस में भी है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो आप 1 by 1 मैं इसको डिस्कस करती हूँ, आप इसको देखिए और फिर लेट अस मूव फर्दर देन। ओके, now move to the application of adsorption. The phenomenon of adsorption finds a number of applications. सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा, अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है इसका मतलब आपको एयर को एड्जॉर्ब करना है, कहीं भी है तो एयर इज़ अ गैस, तो एयर को एड्जॉर्ब करना है तो एयर इज़ अ गैशियस मिक्सचर ना, तो गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसी सॉलिड का इस्तेमाल करेंगे, तो दैट इज़ चारकोल, ठीक है। अगर आप किसी वेसल में, क्लोज्ड वेसल में चारकोल डाल देते हो तो उससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ वेरी हाई वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ ये दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन। द सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा, इसमें से आपको जो 4 बेस्ट लगते हैं वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 या 5 याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, व्हाट आर राइट द 5 एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो कम से कम 5 आपको याद होने चाहिए। आप इसमें से 5 आपको जो बेस्ट लगे वो लिख लीजिएगा। हम लोग डिस्कस सारे ही कर लेते हैं। गैस मास्क बनाने में, ठीक है, यहाँ भी क्या होता है, गैस मास्क बनाने में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अगेन चारकोल का ही इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। जैसे कि गैस मास्क आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर या कोई भी गैस मास्क हो, जैसे माइंस में जो लोग काम करते हैं उनको गैस की ज़रूरत होती है, अंडर वाटर डाइविंग जो करते हैं वो भी अपने साथ गैस मास्क लेके जाते हैं। तो वहाँ पे गैस को कैसे एड्जॉर्ब कराया जाता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल पे वो गैस को एड्जॉर्ब कराया जाता है। तो अगेन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज़ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ये तो मैंने आपको बताई था कि हम लोग जब कोई भी चीज़ बाज़ार से नई खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर आपको सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल मिलता है ना, वो सिलिका जेल क्या करता है, वो मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करता है। तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी भी आपको समझ में आ गया होगा। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम द सोल्यूशन, अगर किसी डाई से आपको कलरिंग मटेरियल को अलग करना है तो भी आप वहाँ पे एड्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करोगे, तो आपको फिल्ट्रेट में कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। चारकोल इज़ वेरी बेस्ट एजेंट। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो RO है या आपके घर में जो एक्वागार्ड प्यूरीफायर वगैरह लगा होगा,
वहाँ भी चारकोल यूज़ होता है। चारकोल क्यों यूज़ होता है? चारकोल इज़ वेरी गुड एड्जॉर्बर, ठीक है। वो क्या करेगा, जितनी भी गंदगी होगी उसको एड्जॉर्ब कर लेगा और आपको फिल्ट्रेट क्लीन मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी यूज़ होता है। आपने कभी कभी क्रीम के ऐड में भी सुना होगा, जैसे पॉन्ड्स की क्रीम आती है उसमें एक्टिवेटेड चारकोल का नाम लेता है, ठीक है। ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, ये आपके फेस से गंदगी को एड्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यही सब ये आप एड्जॉर्प्शन के आप एग्जाम्पल डेली देखते हो, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ कैन ऑलवेज बी कोरिलेटेड विद द डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री के ढेरों एग्जाम्पल, सुबह के ब्रश से लेकर के, सुबह के पेस्ट से लेकर के रात के मिल्क तक, आप सब कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड ही करते हो, ठीक है। तो वहाँ आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे एड्जॉर्प्शन के, ठीक है। अब आपको सोचना है, सोचना स्टार्ट कर दीजिए कहाँ कहाँ एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होता है बच्चों, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज़ में नहीं होते बल्कि अलग अलग फेज़ में होते हैं, मतलब वन इज़ सॉलिड, वन इज़ लिक्विड और वन इज़ सॉलिड, वन इज़ गैस। तो वहाँ पे हम लोग हेट्रोजीनस कैटालिसिस बोलते हैं। कैटालिसिस वाला पोर्शन आगे हम लोग को डिस्कस भी करना था, लेकिन अभी वो डिलीट हो गया है, तो कैटालिसिस हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का रोल जो है वो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस, जो सल्फ्यूरिक एसिड या बनाने का प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें निकल का, ये शायद एग्जांपल हमने 11th में भी डिस्कस किया है, उसमें निकल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो निकल क्या करता है, निकल इज़ अ कैटलिस्ट, इट इज़ अ सॉलिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन के थ्रू ही क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, ठीक है। और ऐसे ही अमोनिया को बनाने का प्रोसेस भी हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है, हैबर प्रोसेस, थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, मैंने आपको बताया था, मैं 12th में डिस्कस करूँगी। तो 12th में आगे पी ब्लॉक में ये आएंगे, पर शायद इस बार ये डिलीट हो चुका है, तो जो भी है आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अमोनिया को बनाने के प्रोसेस में भी आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। तो आयरन भी वहाँ पे एक सॉलिड है, वहाँ भी एड्जॉर्प्शन का फिनोमिनन इन्वॉल्व है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में भी आपने देखा है कि अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, यानी फैट, अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में जब कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी निकल को हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट पढ़ा है ना हमने, एल्कीन्स का सैचुरेशन करते हैं ना, तो एल्केन्स में कन्वर्ट होता है। तो ये एग्जाम्पल भी हमने पढ़ रखा है, इसमें भी निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो निकल इज़ सॉलिड बट अनसैचुरेटेड फैट इज़ लिक्विड, तो दोनों क्या है, अलग अलग फेज़ में। तो ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल हुआ, लेकिन यहाँ भी एड्जॉर्प्शन की वजह से रिएक्शन की रेट बढ़ती है बाय द निकल, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल जो हेट्रोजीनस कैटालिसिस के भी हम देख रहे हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का सेपरेशन यहाँ तक हो गया। इनर्ट गैसेस का सेपरेशन करने के लिए भी हम लोग चारकोल का ही इस्तेमाल करते हैं, और चारकोल डिफरेंट टेम्परेचर पे इनर्ट गैसेस अलग अलग बिहेव करती हैं, जिसकी वजह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ड्रग्स बनाने में, यानी दवाओं को बनाने में भी, या कुछ बैक्टीरियाज को मारने में भी हम लोग एड्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ड्रग इज़ सॉलिड मैक्सिमम टाइम, और लिक्विड भी अगर है तो भी, तो क्या होगा, वो जो जर्म्स होंगे दे विल बी एड्जॉर्ब्ड एट द ड्रग, वो क्या हो जाएंगे, या उनके और भी कोई बायोकेमिकल पाथवे इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू इनको सेपरेट किया जाए फिजियोप्शन या केमिजॉप्शन से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये टॉपिक भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, पर वहाँ भी ये डिलीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर तो पूरा ही डिलीट हो चुका है। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, अभी आप यहाँ पे जितना दिया हुआ उतनी बात ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दिया जाए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या होता है इसमें, यहाँ ये सेपरेशन टेक्निक है बच्चों, सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक है। अगर सल्फाइड ओर है कोई, तो वहाँ सिलिका के साथ उसको सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इसमें ऑयल का मेथड, ऑयल, पाइन ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है एज अ फ्रोदिंग एजेंट। फ्रोदिंग मतलब वहाँ एक झाग जैसी चीज़ बनाई जाती है, और झाग से इम्प्योरिटी को रिमूव कर लिया जाता है। ये प्रोसेस आपको अब पढ़ना नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग वो चैप्टर्स जो डिलीटेड है वो भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे। अभी आप इसको जस्ट एज एन एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन समझ लीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे कि
सिल्वर हैलाइड, ईओसिन, फ्लोरोसिन, ये सब डाइज हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इंडिकेटर की तरह भी एड्जॉर्प्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो एंड पॉइंट को शो करते हैं ना किसी भी, जैसे एसिड इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ रखा है, फिनोफ्थलीन इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो क्या होता है, एसिडिक बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स को शो करके अपने इंडिकेट करता है ना कि विच वन इज़ एसिडिक सोल्यूशन एंड विच वन इज़ बेसिक सोल्यूशन, कब एसिडिक से बेसिक हो गया सोल्यूशन, ठीक है, कब एंड पॉइंट रीच हुआ। तो वही चीज़ आप एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर से भी कर सकते हो। एड्जॉर्प्शन के थ्रू जो ईओसिन, फ्लोरोसिन, ये सिल्वर हैलाइड, ये सब इंडिकेटर्स की तरह ही यूज़ होते हैं, ठीक है। ईओसिन, फ्लोरोसिन, ये सब डाइज हैं, ठीक है। अगर हम सिल्वर हैलाइड पे इनको एड्जॉर्ब कराएं तो हमें एंड पॉइंट मिलता है, तो इससे हम इसको एज एन इंडिकेटर ईओसिन, फ्लोरोसिन को यूज़ कर सकते हैं बाय द यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। द लास्ट वन इज़ क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी आपने 11th पढ़ रखी है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्रोमेटोग्राफी का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। तो इसमें भी एड्जॉर्प्शन के कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो अभी आपको इस 10 एग्जाम्पल में से जो 5 बेस्ट लगते हैं वो आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लोगे। तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा जो पोर्शन है वो कैटालिसिस वाला है, एंड दैट इज़ ऑल डिलीटेड, ठीक है। ये पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है, ये कैटालिसिस सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब ये सेशन 2021 में नहीं आने वाला। एंजाइम कैटालिसिस ऑल्सो आउट। अब हमें क्या पढ़ना है, सीधे हमें आ जाना है कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी जो कल की क्लास होगी डैट विल बी रिलेटेड विद द कोलॉइड्स। अभी आज के लिए मैंने जितना कहा उतना लिख करके आप मुझे दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।